हाँ जी, आपको जो पहले 15 क्वेश्चन दिए थे उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 7 और 14 और 13 भी देख लेते हैं। हाँ जी, 13 भी, ये तीनों क्वेश्चन परपेचुटी के हैं, ठीक है। तो हम परपेचुटी पहले पढ़ते हैं और आज का हमारा मेन टारगेट भी परपेचुटी के सारे क्वेश्चन कवर करने का, मतलब परपेचुटी में जिस जिस तरह का सवाल आ सकता है पेपर में हमने वो डिस्कस करना, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। परपेचुटी का लफ्जी मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। परपेचुटी या परपेचुअल, इसका मतलब होता है मुसलसल, टू बी कंटिन्यू, ना खत्म होने वाली चीज। अब परपेचुटी का जब लफ्जी मतलब ही है कि इसका कोई फ्यूचर एंड है ही नहीं, तो इसकी कभी फ्यूचर वैल्यू भी नहीं फाइंड हो सकती। परपेचुटी के बारे में अगर पहली बात देखें, इट कैन नेवर एंड, इट कैन नेवर एंड, इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के लिए बताना जरूरी है कितने साल बाद। तो फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। फ्यूचर वैल्यू कभी फाइंड नहीं होगी, ताकि क्लास स्टार्ट हो गई है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें टाइम नॉट डिफाइंड, एन मतलब टाइम नॉट डिफाइंड, इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि आपको ये कभी भी नहीं बताया जाएगा कितने सालों के लिए इंस्टॉलमेंट करनी है। अगर एन बता दिया जाएगा तो फिर तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस परपेचुटी के अंदर पहली बात कि ये कभी खत्म नहीं होती, इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता और इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है। ये परपेचुटी की एक टाइप, सॉरी एन्युटी की एक टाइप। अब एन्युटी के अंदर टाइम होता है, टाइम अगर ना गिवन हो ना फाइंड करना हो तो समझो ये परपेचुटी का सवाल है। टाइम ना गिवन हो ना फाइंड करना हो, यही बात किसी और जगह भी हमने पढ़ा हो, याद आया या भूल गए? सेम सेंटेंस मैंने एक जगह पहले भी बोला था, ना टाइम गिवन हो और ना फाइंड करना हो तो इनफिनिट सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लगाते होते, उसमें फार्मूला लगाते थे a/1 - r। तो ये भी परपेचुटी वहां से निकला इनफिनिट सीरीज से। तो इसमें फार्मूला क्या बनता है, r p इज इक्वल टू r/i/m। ये फार्मूला आया कहां से? इस पूरे फार्मूले में एक फैक्टर एलिमिनेट हो गया एन्युटी का, 1 + i/m की पावर n, वो वाला फैक्टर एलिमिनेट हुआ है। वो एलिमिनेट नहीं हुआ, जब उसकी जगह इनफिनिट लगाया ना टाइम की जगह, वो 1 हो गया। n की जगह जब इनफिनिट लगाया तो वो फैक्टर 1 हो गया, बाकी ये फैक्टर बच गया r/i/m। तो परपेचुटी में क्या क्या फाइंड हो सकता है? एक प्रेजेंट वैल्यू, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। परपेचुटी के अंदर क्या क्या फाइंड हो सकता है? एक प्रेजेंट वैल्यू, एक और एक। अब ये जो परपेचुटी का सवाल फार्मूला है ये होता है नॉर्मल परपेचुटी, नॉर्मल या ऑर्डिनरी, नॉर्मल या ऑर्डिनरी परपेचुटी। अगर फार्मूला लगा दें P इज इक्वल टू r/i/m, इसे बोलते हैं एडवांस परपेचुटी। या परपेचुटी ड्यू r+r/i/m। इसमें होता क्या है,
एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है, और जो स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है उसके अंदर अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया जाए ना तो उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसी दिन की तो ये वैल्यू है, तो इसलिए आर अलग से लिखा हुआ है। बाकी आर के साथ डिस्काउंट फैक्टर लगा हुआ है आर आई ओवर एम, लेकिन इसके साथ नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद होता है जनाब डेफर्ड परपेचुटी, उसका फार्मूला लिख लें, P इज इक्वल टू, ये फार्मूला कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये फार्मूला सेल्फ क्रिएटेड है, तो फिर ऐसा है कि मैं उसके बारे में बता भी दूंगा, फार्मूला भी हम लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला है R ओवर आई ओवर एम, ये आई लिख लूं, आई ओवर एम या आई एक ही बात है, इनटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, R ओवर आई इंटू 1 प्लस आई की पावर, इसको बोलते हैं डेफर्ड परपेचुटी, डेफर्ड परपेचुटी। तो याद होने चाहिए ना, स्पेलिंग तो मेरे भी ठीक नहीं होते, डेफर्ड DEFERRED, डेफर्ड परपेचुटी, डफर नहीं डेफर्ड। अच्छा डेफर का लफ्जी मतलब क्या होता है, डिले, इसे डिले परपेचुटी भी कहते हैं, लेट परपेचुटी भी कहते हैं, डिलेड, डेफर्ड, लेट, ये 3 तरह की परपेचुटी। और पेपर में जो अभी तक सवाल आए हुए हैं ना, वो एक नॉर्मल परपेचुटी का सवाल है और एक डेफर्ड परपेचुटी का सवाल है। और अगर जिन बच्चों की किस्मत अच्छी होती है, परपेचुटी में से उनको 4 सवाल आते हैं, मतलब 8 नंबर फ्री के। एक सवाल इसमें यही पूछा जाता है कि जनाब परपेचुटी की डेफिनेशन, उसमें 3 बातें हैं, परपेचुटी कैन नेवर एंड, इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं होती, टाइम डिफाइन नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होती है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फाइंड हो सकती है और रेट फाइंड हो सकता है। बस इन बातों में से एक सवाल। और दूसरा सवाल नॉर्मल सवाल आएगा, जैसे अभी मैं लिख देता हूं कि अच्छा ये परपेचुटी लगता कब है, पहले ये तो देख लेना, फार्मूले तो सबको याद होते हैं, आपको पता चले सपोज दैट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, सपोज ही करना है, और आपने खूब कमाया, ना आओ देखा ना तो देखा, पता है ना, जब बंदा ऐसा करता है तो फिर बहुत ही कमाता है, बहुत पैसा कमा लिया, अब ऊपर जाने का टाइम आ गया, अब आप चाहते हो कि यार क्योंकि सीए में पैसा तो बहुत है, सोशल लाइफ कम है, सारे छोड़ गए आपको, बस वही साथ हैं जिनको आप पैसे दे रहे हो या जो आपके पैसों में इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब के लिए नहीं होता, ये ना एक मिथ बनी हुई है, हम ना अपने आप को वैसे बिजी शो करते हैं, होते हैं या नहीं है लेकिन शो करते हैं, तो फिर जिसकी वजह से ना हमारी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं बेसिकली, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट का में मसला है। हम शादियों में नहीं जाएंगे, आप देख लेना मजीद 6 महीने बाद ना आप में से बहुत सारे लोग शादियां छोड़ देंगे, कोई फंक्शन सारे छोड़ देंगे, क्योंकि वो सारे पहले रिजल्ट पूछने लग जाते हैं तो फिर हम अवॉइड करते हैं उन लोगों से। तो ये तरीका गलत है, 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। मैं कहता हूँ आपके ना एक सेल्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स हैं, तो फिर आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगी, अपनी लाइफ पढ़ाई को टाइम दे, जब वो फ्री है दिल खोल के मजे करें, ताकि हर तरह का मूवमेंट एंजॉय करना चाहिए। तो अब ऊपर जाने का टाइम आ गया और आप चाह रहे हो कि आज कुछ ना गुनाह की तलाफी हो जाए, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा एक काम शुरू कर दिया जाए कि जिससे आपके मरने के बाद आपको सवाब मिलता रहे। हराम का कमा के हलाल का काम करना चाह रहे हो, मजाक कर रहा हूं, पैसा वैसे ही हलाल का ही है आपका जी। सर उसको कैसे पता चलेगा मैं पढ़ने वाला हूँ? अच्छा वही बताता हूँ, नहीं पता चलने लग जाता है जब बंदे को सुबह उठते हुए
सारे जिस समय दर्द शुरू होते ना, वो तो वैसे अभी भी आप लोग होंगे जिस तरह के आप लोग के हालात है। मतलब जब आपकी एज ही 70-80 साल है तो इसका मतलब है कि आप बुलावा ही आना है, और तो सारा कुछ तो अचीव कर लिया है। अब आप चाहते हो कोई ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे सदका जारी हो। एक तो सदका जारी, उसका जिक्र कभी बाद में करेंगे। तो आप एक चाहते हो कि कोई हॉस्पिटल बनवा दिया। अब एक हॉस्पिटल बनवाते हो और हॉस्पिटल के खर्चे होंगे मंथली या सालाना या क्वार्टरली। अब चलो हॉस्पिटल तो एक दफा बन गया, लेकिन उसको रन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो आप चाहते हो कि कोई इस तरह, आप एक बैंक के पास चले जाते हो, बैंक को कहते हो बैंक बैंक मुझे पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए। सपोज दैट आप एक, ये देखो ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है। कोई इधर बाद में मैं भी बातें कर रहा हूं, आप आपस में सारा दिन लगे रहते हो, मेरे साथ बातें करो फिलहाल। तो भाईजान काम जब करने आते हैं ना, तो आप लोगों का काम हुआ नहीं होता। देखिए अब प्रॉब्लम ये आ गया कि आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाले ने ये कह दिया कि ये जो आप छोटा सा एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक बनाना चाह रहे हो, इसमें ना हर महीने 50,000 रुपया खर्चा आएगा, फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब आप बैंक के पास चले जाते हो कि मुझे हर महीने 50,000 चाहिए, और वो कहेगा कब तक? आप कहेंगे जी फॉर लाइफ, मतलब जब तक ये दुनिया है मैं चाहता हूं ये क्लिनिक चलता रहे, मुझे आज ही कुछ पैसे बता दो, मैं आपको दूं और आप सारी जिंदगी 50,000 रुपए देते हो। अब बैंक देखे, अगर आप टाइम बताओगे ना 20 साल तक, वो उसका पी फाइंड करके दे देगा। और अब आप टाइम क्या बता रहे हो? फॉर एवर। तो फिर भी पी फाइंड कर लेगा, किसके जरिए? परपेचुटी के जरिए, क्योंकि एनपी तो लग नहीं सकता, टाइम डिफाइन नहीं है। तो वो क्या करेगा? सपोज दैट वो देखेगा उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे आजकल का रेट है 13%, तो वो कहता है जी 13% कंपाउंडेड मंथली। सपोज वो करेगा P इज इक्वल टू R ओवर I ओवर M। ये 50,000 क्या चीज है भला? ये फिक्स इंस्टॉलमेंट है जो उसे हर महीने चाहिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 0.13 डिवाइडेड बाय 12, करो जरा आंसर बताओ कितना आ रहा है? 4615 384 या 5 एक ही बात है। ले जी, वो कहेगा जनाब 40,15,385 रुपया दे दो, आपके इस क्लिनिक को हम हर महीने फॉर एवर 50,000 रुपए देते। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि उसके मरने के बाद महंगाई भी तो होगी, क्या सारी जिंदगी 50,000 ही इस्तेमाल होगा? वो आगे की बात है। फिलहाल इस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा ना, उस हिसाब से ये अमाउंट चेंज होती रहती है। लेकिन फिलहाल आप उसको 40 लाख रुपया दे दो, वो आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल को हर महीने 50,000 देता रहे। अब आप कहेंगे जी बैंक को क्या फायदा? बैंक जो आप उसको 40 लाख देकर आए हो, वो किसी संदूक में थोड़ी रख लेगा, वो उसको इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर उसका बिजनेस करेगा, और उस 40 लाख में से वो मंथली शायद 1 लाख रुपए कमा रहा हो, और आपको कितना देगा? 50,000। वो अगर आपको 13% के हिसाब से ले रहे हैं ना पैसा आपसे, वो जब किसी को लोन देगा तो उसको 15% के हिसाब से देगा या 20% के हिसाब से देगा। बैंक जब आपसे पैसा लेता है ना, कम रेट पे लेता है, जब किसी को देता है ना तो ज्यादा रेट पे देता है, क्योंकि यही तो उसका बिजनेस है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप उससे ज्यादा रेट पे वो आपसे ले और कम रेट पे बाहर किसी को दे, फिर तो उसे नुकसान होगा। ठीक होगी बात? ये बात समझ लगी? दूसरा, ये अक्सर आपको ना ये सवाल जो आएगा ना, लाइब्रेरी का केस आएगा कि जी एक लाइब्रेरी का केस है, उस लाइब्रेरी में आपको मंथली खर्चे चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपने देखा। फिर ये मोस्टली इस तरह के सोशल कामों के लिए पैसा चाहिए होता है। ये जो पेंशन की बात सुनी हुई होगी आपने, ये कुछ लोगों को पेंशन ना, वो जब आप लोग, यानी वो बंदा रिटायर होता है ना, उसमें असल कहानी वाला क्या होती है कि आपकी हर महीने की सैलरी से ना कुछ पैसे आपकी सैलरी से कटते हैं, कुछ इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं जी 100 रुपया आपकी सैलरी से कट गया, 200 इंप्लॉयर ने दिया, 300 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है हर महीने।
कब तक किया जाता है? उस बंदे की सर्विस तक। सपोज वो 20 साल तक सर्विस करता है और हर महीने 300 रुपया, ये 300 रुपया क्या चीज है भला? आर। 300 रुपया क्या है? आर। वो 20 सालों के लिए इसके ऊपर वो रेट लगाएगा तो एस आ जाएगा। एस सपोज दैट ये 300, हम एक फार्मूला बना लेते हैं, इनटू 1 प्लस रेट 15% कर लो, 0.15 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इनटू 20 माइनस 1 ओवर 0.15 डिवाइड बाय 12 करो जरा। अगर हर महीने 300 रुपया हमारी सैलरी से कटता है, 20 सालों में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? कितना? 6,000। अल्लाह अकबर। 4731 तो ये इस कैल्स में पुट करना था, इस फार्मूले में 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1, ये ऊपर 12 इंटू 20 है, 449171 4,49,171 रुपए, मतलब 4.5 लाख समझ ले। अगर आप 300 रुपए आपका कटता रहेगा सैलरी में से, जब 20 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको कितने पैसे दिए जाएंगे? अब ये डिपेंड करता है, जिस बंदे का 3,000 रुपए कटेगा उसको 4 नहीं 44 लाख मिलेगा। अगर हर महीने जितने पैसे कटेंगे वो आपका पैसा होता है, वो पैसा जो आपको पेंशन मिल रहा होता है वो किसी और का पैसा नहीं, वो आपका ही पैसा है। अब वो पैसा एक फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है और 20 साल बाद आपको ऑफर करवाई जाती है, भाई साहब आप जा रहे हो 4.5 लाख रुपए अभी लेना चाहते हो तो फिर आपको बाद में कुछ नहीं मिलता। 3-4 ऑप्शन होती है, या आप हमसे कुछ पैसे ना लो, हम सारी जिंदगी आपको ना इतने पैसे देते रहेंगे, इवन कि आप मर भी जाओगे तो आपके घर वालों को देते रहेंगे। वो पहले क्या कर रहे होते हैं? परपेचुअली लगा रहे होते हैं, इसको रख लेते हैं पी और फाइंड कर लेते हैं। क्या रखते हैं इसको? पी और आर फाइंड कर लेते हैं। पी इज इक्वल टू आर ओवर आई ओवर एम होता है ना। दूसरी बात वो कहते हैं आधे पैसे ले लो, आधे पैसे की ना हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे। वो क्या करते हैं, इसमें से 2,25,000 आपको दे देंगे, बाकी जो 2,25,000 को पी रखकर आर फाइंड करके बता देंगे भाई हर महीने आपको कितने देंगे। मतलब ये पैसे आपके हैं, अभी ले लो। आप चाहते हो नहीं जी मैं हर महीने कुछ सैलरी मुझे मिलती रहे। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं ना, वो रिटायर होने के बाद भी पैसे ले रहे होते हैं, वो उसके अपने पैसे होते हैं। ये एक दौर आया था, मैं दौर का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग ना वो सोशल पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, कॉन्शियस हो नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार हो गए कि वो बात बर्दाश्त नहीं करते। मैं अभी खान साहब के बारे में कोई बुराई कर दूं तो शायद कोई बंदा डंडा उठाकर मेरे सर में मार दे, या हो सकता है नवाज शरीफ के बारे में उसका कोई बैठा हो बंदा, तो बर्दाश्त नहीं रही, इसलिए हम ऐसे कह दे कि जनरल एबीसी नाम ले लिया करेंगे। तो उन्होंने ना आते ही ना ये रूल पास करने की कोशिश की कि जनाब पेंशन ना इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है, तो इसलिए इसको ना खत्म कर देना चाहिए। वो भाई अल्लाह के बंदो, वो बर्डन आप लोगों को इकोनॉमी के ऊपर, वो तो अपना पैसा ले रहे हैं। उन्होंने 25 साल सर्विस की, उसका जो अपना पैसा बचा हुआ है वो इन्वेस्ट हुआ है, उन पैसों को वो ले रहे हैं और ये कहते हैं इकोनॉमी के ऊपर वो बर्डन है। इकोनॉमी के ऊपर तो वो लोग बर्डन है ना जो मुफ्त में पेट्रोल खा रहे हैं, बिजली खा रहे हैं, हमारी तनख्वाहें मुफ्त की ले रहे हैं, काम ना करने की तनख्वाहें ले रहे हैं और इतनी ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं आप सोच नहीं सकते। ये जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मुल्क का, हम कहते हैं आर्मी, सियासतदान, इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, इनसे ज्यादा कसूरवार ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट को इतना करप्ट कर दिया है कि उसमें कुछ भी नहीं रहा। कोई डिपार्टमेंट बगैर रिश्वत के काम ही नहीं करता। हम कहते हैं जी आर्मी गंदी, आर्मी गंदी, आर्मी गंदी, उसको तो हमने गंदा कर दिया, करने वाले कर गए, नो डाउट उनका एक रोल है। लेकिन जो बंदा पीआईए को अब प्राइवेटाइज करने लगे तो उन्होंने एहतजाज किया जी क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? पीआईए पिछले कितने सालों से खसारे में जा रहा है,
उसकी वजह क्या है? उसमें जो बैठे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने, और जो मुलाजिम है वहां के, उन्होंने खसारे में भेजा है। अगर वो आज वो कह दें, आज वो प्राइवेटाइज हो जाता है पीआईए, तो उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हुआ? हालांकि ये सीएसएस ऑफिसर निकम्मे तरीन लोग हैं, ये जितने भी सीएसएस है, मैं कहता हूं इनको गोली मार देनी चाहिए। बीए करके आगे आगे तो इनके पास कोई डिग्री होती नहीं है। मतलब असल चीज होती है प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल बंदा नहीं है हमारे पास। वो कहेगा गोली क्यों चलाई? नहीं, वो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर असल बोझ हुआ है। अदरवाइज प्राइवेट इदारे तो बेचारे काम करते हैं, वहां पे सारे लोग काम करते हैं। चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो था नॉर्मल परपेचुइटी का सवाल। एक सवाल और करते हैं, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। शर्म निकल गया, कहता मेरी तारीफ सारी करते हैं। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹5,000 at the end of each quarter at the rate of 8% compounded quarterly. Find present value of ₹5,000 at the end of each quarter at the rate of 8% compounded. अब यहां से हमें क्लियर पता चल गया फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है ना टाइम गिवन है ना टाइम फाइंड करना है। इस सवाल के अंदर ना टाइम टोटल गिवन है और ना ही टाइम फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ये क्या सवाल हो गया? परपेचुइटी का। आपने फाइंड करना है पी, और पी का फार्मूला होता है आर ओवर आई ओवर। क्या हुआ? आर कितना हुआ? 5,000 ओवर 0.08 डिवाइड बाय 4। कितना आंसर आ गया? 2,50,000। ठीक होगी बात? नेक्स्ट, नहीं समझ लगी? सर मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आईडी कार्ड है, इस क्लास में बैठी हुई थी। आईडी कार्ड गुम हो गया और 5 मिनट में वो गुम हो गई, किसी जगह में भी नहीं मिली। मिल जाएगा। किधर था? अभी थोड़ी 10 मिनट पहले इस क्लास में थे, मेरे पास ही था। इस तरह मैंने वो मिल जाएगा। वो ना तनवीर साहब से पूछना, जिसको मिल जाएगा ना वो तनवीर साहब को दे देते, तो वहां से पूछ लेना, वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो परेशान ना, वो मिल जाएगा। पैसे पूछे होते तो शायद वहां मिलते, ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं, क्योंकि ये सवाल ना बड़ा आसान है, इसके जितने भी सवाल करेंगे यही सवाल है। मेन उसने ना अंग्रेजी चेंज करेगा, अंग्रेजी चेंज करेगा। सपोज दैट वो कहता है कि इस सवाल मुझे इस तरह से बना देता है, अ पर्सन wants ₹6,000 semi-annually from a bank how much a bank demand from that person at the rate of 12% compounded semi-annually। यहां पर लिख रहे थोड़ा सा और, a person wants to 6,000 semi-annually forever from a bank, how much a bank demand from that person at the rate of 12% compounded semi-annually। पहली बात फॉरएवर, क्या मतलब हो गया परपेचुइटी। अब उसे 6,000 चाहिए सेमी एनुअली, ये पी है या आर है? आर है। तो बैंक उससे कितना डिमांड करे कि भाई इतने पैसे भेजा, 6,000 आपको हर 6 महीने बाद मिलता रहेगा। ये बात समझ आ गई ना?
सवाल को ऐसे ही घुमाता है, इंफॉर्मेशन क्लियर होती है, बस अंग्रेजी आगे पीछे होती है। बताएं जी। 1 लाख P इज इक्वल टू R ओवर I ओवर M। 6000 चाहिए, 0.12 डिवाइड बाय कितना आ गया, 1 लाख। पूरा तो आप उसको 1 लाख दे लें, वो आपके हर 6 महीने बाद 6000 रुपया देता रहेगा और फॉर एवर देता रहेगा। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं डेफर्ड परपेचुटी में, जो दूसरा सवाल पेपर में। एडवांस परपेचुटी तो सिंपल है ना, पेमेंट एट द स्टार्ट होगा, पेमेंट एट द। चल अब जरा मेंटली तौर पर तैयार रहे। वो कहता है फाइंड, ये क्वेश्चन डेफर्ड परपेचुटी का है और यही समझने वाला है। बाकी तो मैंने वैसे उसको आसान तो कर दिया फार्मूला लगा के, लेकिन फिर भी समझाऊंगा भी सही। सवाल लिखें, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी of annual installment rupees 8,000 started from the end of 5th year. Rate of interest is 8% compounded annually. सवाल पर फोकस करें अगर आपने लिख लिया है तो। कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी। यहां से तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, परपेचुटी। एनुअल इंस्टॉलमेंट 8,000 स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ। इसका मतलब है आप जो इंस्टॉलमेंट शुरू करोगे ना, लेना या देना, वो 5वें साल से शुरू करो। कहां से शुरू करोगे, 5वें साल से, आज से नहीं। अगर आज से करते हो तो फिर तो पी फाइंड कर लो। अब क्वेश्चन लिख लिया सब ने, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक टाइम लाइन के साथ समझाता हूं। आप खड़े हो 0 पे, इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है 5वें साल से और आगे इंस्टॉलमेंट हो रही है, और कब तक हो रही है, फॉर एवर। कब तक हो रही है, फॉर एवर। अब अगर आप कोई भी पी फाइंड करते हो ना, ये नहीं कि वो हमेशा कोई भी फार्मूला लगाए 0 पे आ जाता है। जब भी हम पी फाइंड करते हैं ना, वो हमेशा जिस जगह से स्टार्ट होता है ना, उससे एक टाइम पीछे आ जाता है, 0 पे डायरेक्ट नहीं जाता। अगर आप पहले साल से इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं ना, उसका पी 0 पे आता है। पहले साल के एंड से अगर आप इंस्टॉलमेंट शुरू करते हो ना, तो उसका पी कहां पर आता है। जैसे हम पी फाइंड करते हैं ना, कुछ इस तरह से 0 1 2 3, पहले साल की इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल की, तीसरे साल की, इसका पी कहां पर आ जाएगा, मतलब 1 साल के बाद। अगर 1 क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर बाद, मंथली है तो 1 महीना पहले, और साल है तो 1 साल पहले। तो जहां से आपका इंस्टॉलमेंट शुरू होता है, वहां का एक कंपाउंडिंग फैक्टर, साल है तो 1 साल पहले, 6 महीने है तो 6 महीने पहले। आपका जहां से इसका पी फाइंड करोगे ना, वो पी 5 पे नहीं आएगा, वो पी कहां पर आएगा। इसलिए फार्मूले में मैंने n-1 लिखा था। अब आपकी परपेचुटी डिलेड है, कब शुरू हो रही है, 5वें साल से, आज तो शुरू ही नहीं हो रही। तो इसका ओरिजिनल तरीका कार क्या था कि जो हमारे पास कितनी अमाउंट है, 8,000, इस 8,000 का जब पी फाइंड करोगे ना, वो यहां पर नहीं आएगा, कहां पर आएगा, 4 पे। अब अगली बात, यहां पर एक अमाउंट आ गई, इस एक अमाउंट को 4 से उठाकर 0 पे जाना है, एनुअली लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, अब तो कंपाउंड लगेगा, क्योंकि एक वैल्यू रह गई, क्योंकि सीरीज तो खत्म होगी ना। जब आपने इसका 8,000 का पी फाइंड किया, वो एक वैल्यू बन गई, और उस एक वैल्यू को 4 से उठाकर कहां पर लेकर जाएंगे, 0 पे, तो आपका तब पी आएगा।
अब मैंने इसका क्या हल सोचा कि हमने इसका एक कंबाइंड फार्मूला बना लिया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सवाल से पता चल जाएगा कि ये डिलेड परपेचुटी है। सवाल पढ़ के बताओ कहां से पता चला कि ये डिलेड परपेचुटी है। इंस्टॉलमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द 5th ईयर, तो आज से तो इंस्टॉलमेंट शुरू ही नहीं हो रही, आज के 5 साल बाद शुरू हो रही है। तो फार्मूला लगेगा P इज इक्वल टू R ओवर I इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। अब आपके पास R कितना है, I कितना है 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 5 माइनस 1, 7350। ये डिलेड परपेचुटी का काम है और ये कॉन्सेप्ट के बगैर भी हो गया समझो। जिस साल से शुरू होगा वो साल -1, ठीक होगी बात। और अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो I ओवर 2, फिर सेमी एनुअली होता तो I ओवर 2, कंपाउंडेड मंथली होता तो I ओवर 12। जहां जहां I है वहां 12 पे डिवाइड कर देंगे और जहां n है उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। mn आता है ना, n की जगह mn आ जाएगा तो जहां m आता है, अदरवाइज पेपर में ये सालाना ही आता है, एनुअली ही आता है, ठीक होगी बात। क्या mn mn लिख देंगे, mn-1। चले जनाब एक सवाल मुझे इसका करके दे दो ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी of rupees 4,000 started from 7th year at the rate of 10% compounded annually। करो जरा, पूरा। हाँ जी, हमारे पास P आ जाएगा R ओवर I इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। R 4000 है, 0.10 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 6। कितना आंसर आ गया 22557। परपेचुटी क्लियर। अब परपेचुटी, अब आप सवाल जितने मर्जी करना चाहो कर सकते, जब टाइम ना गिवन हो ना डिफाइन हो और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो परपेचुटी। अब आपने 15 सवाल में से जो 3 सवाल है वो भी अब आपके हो जाएंगे और जो क्वेश्चन नंबर है ना 14, वो कौन सा सवाल है बता, वो एडवांस परपेचुटी का है। R प्लस R ओवर I ओवर M करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आपने इसके सवाल कर लेने हैं 30 तक, ठीक है। कल 30 तक करेंगे और कल से फिर इसके ना जम्बो वाले सवाल शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मजे के सवाल है।